प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे कि भारत में प्रेस का विकास, प्रेस का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ था। वर्तमान में लोकतंत्र में प्रेस को चतुर्थ स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है और प्रेस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है सरकार और जनता के बीच एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना, सरकार की नीतियों से जनता को अवगत कराना और जनता की मांग को सरकार तक पहुंचाना प्रेस का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। लेकिन जब हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रेस के इतिहास की चर्चा करते हैं तो ये पाते हैं कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, उस अवधि में भारत में प्रेस की स्थापना हुई। 18वीं सेंचुरी में या उसके सेकेंड फेज में हम ये पाते हैं कि भारत में कुछ जर्नल निकाले जाते थे जिसमें यूरोप में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के कुछ उद्धरणों को शामिल किया जाता था। वास्तव में भारत में प्रेस की शुरुआत जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गजट के माध्यम से की गई, जो कि 1780 में निकाली गई थी और यह एक वीकली पत्र था। इस समय यहाँ पर गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स कार्य कर रहे थे और जेम्स ऑगस्टस हिक्की एक निर्भीक और एक सच्चे पत्रकार के रूप में जाने जाते थे। इस मद्देनजर उन्होंने गवर्नर जनरल की नीतियों की कुछ आलोचना कर दी। इसलिए गवर्नर जनरल ने जेम्स ऑगस्टस हिक्की पर कार्रवाई की और कालांतर में जो समाचार पत्र 1780 में वीकली पत्र के रूप में निकलना शुरू हुआ था, वह 1782 में आकर बंद हो गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1786 से 1793 के दौरान मिस्टर डूने एक पत्र निकालते थे इंडियन वर्ल्ड के नाम से, लेकिन इन्हें भी सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा और इस तरह हम देखते हैं कि भारत में जिस तरह से पत्रकारिता या प्रेस की शुरुआत की गई थी, उस पर निरंतर कार्रवाई होने लगी। एक ऐसी ही कार्रवाई का शिकार 1796 में मैकेनली के पत्र टेलीग्राम पर हुआ था और ये समाचार पत्र आरंभिक दौर में सरकारी पदाधिकारियों के निरंतर उन्हें कोपभाजन का शिकार होना पड़ा। कलकत्ता गजट पर भी कार्रवाई की गई थी क्योंकि उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और फ्रेंच रिपब्लिक के बीच जो बात भी हुई थी उसको अपने समाचार पत्र में छाप दिया था। भारत में 18वीं सदी के अंतिम दौर में जब लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बनकर आए तो उनके समय में प्रेस पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया, क्योंकि इस दौर में एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और फ्रेंच आक्रमण का भय तत्कालीन ब्रिटिश भारत में था। दूसरी ओर फ्रांसीसी लोग निरंतर भारतीय नरेशों के साथ पत्र व्यवहार कर रहे थे, टीपू सुल्तान के साथ पत्र व्यवहार हो रहा था, मराठा शक्ति का विस्तार हो रहा था और मराठों ने निजाम को परास्त करके अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया था। ऐसे समय में लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में प्रेस पर सेंसरशिप को लागू किया और उसने यह तय किया कि समाचार पत्र संपादक और पत्र के स्वामी का नाम प्रकाशित करेंगे। आज भी आप समाचार पत्रों में देखते होंगे अंतिम पेज के नीचे की ओर समाचार पत्र के संपादक और उसके स्वामी के नाम का उल्लेख किया जाता है। तो इसकी शुरुआत लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुई थी और इन्हीं के शासनकाल में मिस्टर मैकलीन एक पत्र निकालते थे बंगाल पुलकारू के नाम से, जिस पर कुछ आपत्तिजनक बातें छापी गईं। इस वजह से उस पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन मिस्टर मैकलीन शांत बैठने वाले नहीं थे
वे इंग्लैंड में गए, उन्होंने वेलेजली के विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1805 में वेलेजली को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। इस अवधि में या इसके बाद जब भारत में या बंगाल में लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल के रूप में आए 1808 टू 1813, तो उन्होंने प्रेस से रिलेटेड मामलों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया, बल्कि उनके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस के प्रति उदार नीति अपनाई। उन्होंने प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की और इस तरह 1818 में उन्होंने जो सेंसरशिप लॉर्ड वेलेजली के समय में स्थापित की गई थी, उस सेंसरशिप को प्रेस से हटा दिया। कालांतर में भारतीय पुनर्जागरण के दरमियान राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नाम का पत्र निकाला और इसके माध्यम से उन्होंने समाज और धर्म की कुरीतियों को हाईलाइट करने का कार्य किया। 1822 में बॉम्बे समाचार भी प्रकाशित हुआ और इसके माध्यम से भी अवेयरनेस के कार्य किए गए। लेकिन यह कहा जाता है कि अगर प्रेस स्वतंत्र है और शासन विदेशी है तो ये दोनों पैरेलल एक साथ लंबे समय तक नहीं चल सकते। इसी की परिणति हम देखते हैं कि मार्च 1827 में पुनः प्रेस पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया गया और यह निश्चित किया गया कि प्रेस को संचालित करने में अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह 1835 तक चलता रहा, लेकिन 1835 में मेटकॉफ ने पुराने नियमों को रद्द किया और इसी के मद्देनजर भारत के कुछ प्रमुख शहरों में जैसे दिल्ली, आगरा, लाहौर, ग्वालियर में अनेक प्रेस स्थापित हुए और उनका कार्य और व्यवहार ठीक वैसा था जैसा कि इंग्लैंड में समाचार पत्रों को हुआ करता था। तो एक नए युग का प्रादुर्भाव आफ्टर 1835 हम प्रेस के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। कालांतर में भारत में 1857 की घटना के मद्देनजर प्रेस पर गैंगिंग एक्ट को लागू किया गया और समाचार पत्रों से यह कहा गया कि वे ऐसी कोई भी खबरें न छापें जिनसे सार्वजनिक हित की हानि हो। सन 1857 की क्रांति के बाद या अगले 10 वर्ष बाद 1867 में जब ब्रिटिश क्राउन का शासन हमारे देश में था, उस समय प्रेस एंड रेगुलेशन ऑफ बुक्स एक्ट लाया गया। इसके माध्यम से प्रेस और पुस्तकों के प्रकाशन के संबंध में कानून बनाए गए और 1878 में जब लॉर्ड लिटन यहाँ पर वायसराय के रूप में कार्य कर रहे थे, उनके समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया और इस एक्ट के माध्यम से जो भारत में भाषाई समाचार पत्र थे उनको एक तरह से नियंत्रण उन पर लाने का प्रयास किया गया और इस नियंत्रण के मद्देनजर अनेक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बंद किए गए। इसका एक बड़ा विरोध हुआ और जब भारत में सर्वाधिक सर्वप्रिय या लोकप्रिय वायसराय के रूप में जाने जाने वाले लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आया 1882-1884, तो उन्होंने इस विवादित वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। लॉर्ड रिपन के बाद से लेकर सन 1907 तक प्रेस पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया गया। सन 1908 में न्यूज़पेपर्स एक्ट लागू किया गया और इस दरमियान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया था, केसरी और मराठा, उन्होंने केसरी में कुछ सरकार विरोधी आपत्तिजनक बातें छापी, इसलिए उन पर तो कार्रवाई हुई ही, साथ ही साथ तत्कालीन समय में युगांतर, संध्या, वंदे मातरम जैसे जो पत्र निकलते थे उन पर भी
कार्रवाई की गई। सन 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट आया। कालांतर में 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट आया। 1932 में फॉरेन रिलेशन एक्ट आया और जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो इस युद्धकालीन परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स लागू किया गया और इन 6 वर्षों में यानी 1939 टू 1945 प्रेस पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया। 1941 में कुछ ओरिएंट प्रेस स्थापित हुए जिनका संबंध विशेष तौर पर मुसलमानों के साथ रहा और उन खबरों को उन्होंने हाईलाइट किया जिनका रिलेशन मुसलमानों के साथ था। ग्लोब न्यूज एजेंसी के माध्यम से भारतीय भाषाओं के खबरों को प्रमुखता के साथ छापा गया और आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई जिसने विदेशों से खबर को प्राप्त किया और भारत से विदेशों तक खबरों को पहुंचाने का कार्य किया। 1948 में ही गंगानाथ झा के नेतृत्व में प्रेस लॉज इंक्वायरी कमेटी गठित की गई जिसने पुराने कुछ नियमों को जिनमें 1931 और 32 के एक्ट थे उनको रद्द किया और जब भारत में 1950 में संविधान लागू हुआ तो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए उसी के मद्देनजर प्रेस उस दायरे में आया और एक मौलिक स्वतंत्रता जिसको हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं वह प्रेस को प्रदान की गई और कालांतर में 1951 में एक प्रेस एक्ट भी आया और इस तरह से प्रेस को पूर्ण आजादी पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई और भारत में प्रेस का जो उद्देश्य था या उसके जो कार्य थे वह त्वरित गति से आगे बढ़े। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में हम ये पाते हैं या देखते हैं कि जितने भी प्रमुख नेता हुए उन्होंने अपने अपने पत्र के माध्यम से अपनी बातों को या सरकार तक या जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। महात्मा गांधी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी प्रमुख भूमिका निभाई थी उन्होंने नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया जैसे समाचार पत्र निकाले। नवजीवन गुजराती में था, हरिजन हिंदी में था और यंग इंडिया अंग्रेजी में था। इस तरह आज की चर्चा से हम लोगों ने जाना कि लोगों को जागरूक करने में प्रेस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है जिसकी स्थापना और बाद में विकास अंग्रेजी शासनकाल के दरमियान हुआ और देश की स्वाधीनता के बाद प्रेस के एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआ। थैंक यू।